फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक उनकी अर्ली रिटायरमेंट या अर्ली वो इस्तीफ़ा जो देने लगे, सबसे पहले खाकसार ने स्टोरी ब्रेक की थी और वो स्टोरी मैंने दी थी रात 12:39 पर नवंबर 26, 2022 को, जिस नवंबर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ अपॉइंट हुए थे, उसी दिन मैंने नवंबर 26 को ये दी थी कि अब इन्होंने जनरल फैज़ हमीद जो है वो फौज छोड़ देंगे। जनरल फैज़ हमीद से मेरी कोई बिल मुशाफा मुलाकात तो नहीं है। एक दफ़ा वो काबुल में थे तो उनकी वहाँ से मुझे कॉल आई कि उन्होंने कहा मैंने मिलना है, तो मैं इस्लामाबाद में था, तो मैंने कहा हाँ जी मिल लेते हैं। उन्होंने कहा कि सुबह को 11 बजे मिलते हैं। मैंने कहा जी सुबह 11 बजे तो मैं सो रहा होता हूँ, तो शाम का कोई टाइम रख लेते हैं। तो उसके बाद वो शायद माइंड ही करके उसके बाद खैर फिर उनसे मेरी ना मुलाकात हो सकी ना बातचीत हो सकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कारनामे जो है हमें नहीं पता। ये वो ज़माना था जिस वक्त इमरान खान साहब का तूती बोलता था। एज DGC जनरल फैज़ हमीद, एज लेटर एज DGISI, उनका जितना इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार है कि उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की, RTS बैठा, इलेक्शन स्टील हुए, MNAs MPs को मैनेज किया गया, पंजाब में गवर्नमेंट बनाई गई, फेडरल में गवर्नमेंट बनाई गई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान का लाने ले जाने में, इन सब में जनरल फैज़ हमीद साहब का हाथ सफ़र किया जाता था। और आज जो सज़ा आई है उसके बाद तो लग ही रहा है कि वो अब साबित भी हो गया कि उनको सज़ा जो है इस कॉन्टेक्स्ट में दी गई कि एज अ DGISI एंड अर्लियर एज DGC उन्होंने वो काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। इमरान साहब का और जनरल फैज़ का गठजोड़ इतना आपस में टाइट था कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि जनरल फैज़ की मुझे बाद में पता चलती रही कि ये वो कर रहे थे इमरान खान के बिहेस्ट पे या इमरान खान के साथ मिलकर। और हम जानते हैं कितना मशहूर वाक़या जो फटा हुआ फ़ौज का, जो बेसिक फटा हुआ आर्मी चीफ जनरल बाजवा इमरान खान का, वो भी जनरल फैज़ हमीद साहब की वजह से हुआ कि वो उनको छोड़ के पेशावर भेजने को एज कोर कमांडर या DGISI की पोस्ट से निकालने को तैयार नहीं थे, जबकि फ़ौज ने डिसीजन दे दिया हुआ था कि वो होंगे। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल फैज़ ने जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तो जनरल फैज़ ने इमरान खान से कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, क्योंकि अपने इदारे के सामने मेरी पोजीशन कॉन्ट्रोवर्शियल होगी कि मैं आपका आदमी हूँ और आपने भी मेरी चक्कर में एक ज़िद बना ली हुई है। तो जब उन्होंने इस्तीफ़ा देने की बात की तो इमरान खान फिर बादल नाख्वास्ता माने और उनकी पोस्टिंग एज कोर कमांडर पेशावर की गई और जनरल नदीम अंजुम जो थे वो DGISI के तौर पर आए। इससे पहले जनरल फैज़ हमीद को लगाया गया था जब इमरान खान ने करप्शन के वो चार्जेस जो जनरल आसिम मुनीर उस वक्त DGISI ने पढ़ कर उनको सुनाए प्रेजेंटेशन की सूरत में, तो वो इमरान साहब को बहुत माइंड किया उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को सैक करवाया जनरल बाजवा से और DGC जनरल फैज़ को लेकर आए एज DGISI। तो ये सारी बातों के साथ सबसे खतरनाक बात जो सामने आई है वो 9 मई से जुड़े वाक़यात। ये इल्ज़ाम भी है जनरल फैज़ हमीद साहब पे कि रिटायरमेंट के बाद 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी सहूलतकारी उन्होंने प्रोवाइड की। जैसे कि ISI फैसलाबाद के ऑफिस या दूसरे स्टडीज जगह शायद वो आम बंदों को पता भी नहीं, मुझे तो आज तक नहीं खैर पता चली कहाँ पे है। इल्ज़ाम ये भी है कि ये सारा गाइड जो किया 9 मई का ये जनरल फैज़ हमीद ने किया उनके साथ मिल के, PTI के दानिश्वरों के साथ मिल के। और ये अब असल सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो उठता है इस वक्त वो ये है कि ये जो चार्जशीट और इसमें सज़ा इनको हुई है जिसमें इमरान खान को अब अलग नहीं कर सकते जनरल फैज़ हमीद से, अगरचे इमरान खान को 9 मई में अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई, अगरचे इमरान खान को अभी तक और भी कोई सज़ा उस तरह नहीं हुई या शुरू नहीं हुई, क्या ये जो आज सज़ा हुई है जनरल फैज़ हमीद की इसके एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे इमरान खान के ऊपर? एक तो ये सवाल है। फिर दूसरा, तहफ़्फ़ुज़ आइन 20 और 21 दिसंबर को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जो हैं वो इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। उसका एजेंडा क्या है, कौन सा आइन है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये सब लोग मेरे भाई निकल पड़े हैं? और इसमें इन्होंने हुकूमत को भी नहीं बुलाया हुआ, इसके अंदर हुकूमत क्यों नहीं बुलाया कि अच्छा जैसे ना होता अगर हुकूमत को बुला लेते। ये तमाम चीज़ें और जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात कह दी है ना कि बानी PTI के अपने बयानात की वजह से डेडलॉक तो हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा है कि फैज़ हमीद का साथ देने वाले सियासतदानों का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। तो ये वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि फैज़ हमीद साहब का जो फैसला है उसका क्या एडिशनल कॉन्सिक्वेंस इमरान खान के लिए होंगे। बहुत वार्म वेलकम जी। मेरे साथ दो तो आए हुए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले लोग, जिनमें एक है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और एक कराची से मोहम्मद ज़ुबैर साहब है, वो हमारे साथ है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत है कानून व इंसाफ के। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, कानून भी है, इंसाफ भी है, तो इसका मतलब आइन भी है, ये निकल गए पता नहीं कौन से आइन के इसमें तो मैं होगा बाद में। पहले बैरिस्टर साहब मुझे ये समझाइए कि ये 9 मई में क्या केस है इनके ऊपर जो सजा हुई है? वही है जो मैं बता रहा था इशारा तक कि जी कोऑर्डिनेट किया उन हमलों को, ये वो आपके पास। बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बात यह है कि अभी फिलवक़्त जो चारों काउंट्स आपने खुद पढ़ी अपने इब्तिदाइये में,
वो वाज़े तौर पे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इदारे की तरफ से, ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ है उसमें वाज़े तौर पे ये चीज़ है। उसकी वर्डिंग अगर आप देखें और माइन्यूटली उसको अगर आप उसका जायज़ा लें तो 9 मई का जो नियाज़ी का और फैज़ का, इमरान नियाज़ी और फैज़ हमीद का जो गठजोड़ है आपस में, अब ये बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये इसके ताने बाने कहाँ पे मिल रहे हैं। इमरान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेज ही कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मतलब आप मुझे ये बताएं कि इदारों की, एक तो ये कि उन्होंने DGI साहब को पॉलिटिकली विंडिकेट करने के लिए ऑपोजिशन और सियासी उसमें ये इन्वॉल्व किया, ये आप कह रहे हैं? देखिए, एक तो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट थी उस हवाले से तमाम तर मामला आपके सामने। 9 मई का मैं स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान हैं उनको अब बिल्कुल इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि अगर एक इदारा उसने अपने इतने टॉप मोस्ट ऑफिसर को एहतसाब के कटहरे में लाके खड़ा किया तो इमरान क्या चीज़ है। मैंने आपका जुमला मुकम्मल किया है, शुक्रिया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आप देखें, ये एक बड़ी सीरियस बात है कि जो दीगर लोग 9 मई में मुलविस हैं वो भी अब कमर कस लें। अब ये कहें कि रियायत किसी की होगी, छूट किसी की होगी, लीनियंसी किसी के साथ होगी, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और इसकी वाजे जो मिसाल है वो उस इदारे ने खुद कायम की है, घर से शुरू किया उन्होंने। ये इसको चैलेंज कर सकते हैं फैज साहब आर्म कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में? नहीं, आर्म कोर्ट्स हाई कोर्ट्स में नहीं हो सकता। उनका अपना एक मैकेनिज्म है, एक अपना प्रोसीजर है, जो कि एक अपील का प्रोसेस है। वो उनका कोर्ट ऑफ अपील जो होता है उसी इदारे के अंदर ही, जिस तरह कोर्ट मार्शल का प्रोसीडिंग्स हुई हैं वहाँ पे फिर एक फोरम है, और फिर आखिरी अपील जो है उसके पास जो आर्मी चीफ के पास। नहीं, आम हाई कोर्ट्स में चैलेंज नहीं हो सकता ये? नहीं, आम हाई कोर्ट्स में क्या, किस बेसिस पे चैलेंज होगा? तमाम तर तकाजे उसके पूरे हुए, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए, ड्यू प्रोसेस दिया गया, वो तमाम तर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको तो पूरा किया गया ना। उनके वकला थे, उनकी जो हेयरिंग्स हुई, 27 जो है गवाहान थे वो गुजरे, 15 महीने का ट्रायल था। ये भी नहीं था कि कोई ओवरनाइट ट्रायल हो गया और सजा देगी। पूरा जो ड्यू प्रोसेस है उसको, और ये सजा जब इनकी होगी आम सिविलियन जेलों में ये ट्रांसफर हो जाएंगे या किस तरह होगा? देखिए, कुछ सेंसिटिविटीज इस तरह की हैं कि हो सकता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो है वो जेल को दे दिया जाए, लेकिन क्योंकि उनका उस वक्त एक पोजीशन और वो क्योंकि आर्म फोर्सेस के हवाले से है, तो हो सकता है उनको सेपरेट जगह पे रखा जाए ताकि सेंसिटिविटी को मलूज़े खातिर आप रखें और उसी को एक सब जेल डिक्लेयर कर दें या व्हाटएवर प्रेमिसेस आपके। इमरान साहब की जेल ट्रांसफर और इमरान खान साहब की मुलाकातों में मैं आता हूँ बाद में आपके पास, लेकिन पहले मैं जरा इसी मौजू पे, मुस्तफा भाई, जनरल फैज का केस का फैसला आपके लिए एक सरप्राइज है, किस तरह देखते हैं आप इसको? इसमें जो मामलात आ रहे हैं उसमें सारे मामलात में इमरान खान बदरजा तो मौजूद रहे, चाहे वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, इनके साथ थे, ये सियासत में मुदाखलत, ये 9 मई के वाक़या। इमरान खान के लिए कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखते हैं आप इस सजा का? इमरान खान साहब के लिए इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आते। अगर कोई एविडेंस सामने आती है कि जिसमें 9 मई के साथ जोड़ा जाता है तो वो अभी तक तो हमने नहीं देखी। 2 साल तकरीबन गुजर चुके हैं 9 मई के इंसिडेंट्स हुए, तो अगर इससे पहले कोई बात मटीरियली रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई और अगर अब लेकर आई जाती है तो जाहिर बात है फिर उस वक्त ये सवाल तो पैदा होगा कि अगर ये एविडेंस अवेलेबल थी और एक्शनेबल एविडेंस थी तो 2 साल के वक्फे के बाद ये फिर क्यों सामने आ रही है और उसी वक्त क्यों नहीं सामने लाई गई? बाहर तो ये अब एक और इसका जो पहलू है वो पहलू मेरे नज़दीक तो ये है कि ताकत सदा किसी के पास नहीं रहती। ये आप जनरल फैज के हवाले से कह रहे हैं? ये मैं उनके हवाले से भी कह रहा हूं और जनरली इनके मतलब और जिसके पास ताकत है कि शुक्र है मेरे पास ताकत नहीं है, कि ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, खुदा खौफी और इक़्तिदार जब हो तो मजीद झुक जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। वक्त सदा एक सा नहीं रहता। ठीक है, मैंने वो वक्त भी देखा है कि जिस वक्त जनरल फैज उनके थोड़ा एक्सपीरियंस बताया अपना जरा। देखे ना जी, एक्सपीरियंस क्या बताना है जनरल फैज के साथ, लेकिन मैंने वो वक्त भी देखा है और जिस तरह आज का भी वक्त है और पाकिस्तान के अंदर एक अमूमी तौर पर ये हमारी रविश रही है कि जब कोई शख्स ताकत में होता है तो फिर उसके दर पर उससे तल्लुक बनाने के लिए हज़ारों लोग मौजूद रहते हैं और जब उससे वो ताकत हट जाती है तो जैसे
फिर वही लोग दूर भी हो जाते हैं। तो ये कुदरत के निज़ाम के अंदर एक उतार चढ़ाव है।